My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. S. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर एस चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ मिडिवल पीरियड और मुस्लिम पीरियड, अर्थात मुस्लिम पीरियड या मुस्लिम काल या मध्यकाल या इस्लामी काल जिसे कहते हैं, उसकी अवधारणा क्या है। ये मध्यकाल या मुस्लिम काल या इस्लामी काल जो शुरू हुआ, उसी समय जो आक्रमण हुए मुस्लिमों के, मुस्लिम काल की स्थापना कैसे हुई, ये प्रमुख मुस्लिम आक्रमण कौन कौन से हुए, प्रमुख मुस्लिम शासक कौन कौन से हुए, मुस्लिम शासन की स्थापना कैसे हुई, मुगल साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। इस क्लास के अंतर्गत हम देखेंगे कि सबसे पहले भारत पर किसने आक्रमण किया, कौन कौन से विदेशी थे जो कि हमारे देश पर आक्रमण किए, ईरानियों का आक्रमण कैसे हुआ, कौन से ईरानी आक्रमण किए, फिर हुणों का आक्रमण कैसे हुआ, कब हुआ, कैसे वापस किए, अरबियों का आक्रमण कैसे हुआ, किसने किया, तुर्कों का आक्रमण कैसे हुआ, किसने किया, फिर उसका सामना किसने किया, और मुगलों का आक्रमण कब हुआ, किसने किया, सामना किसने किया, और किस प्रकार से कुल मिलाकर के मुस्लिम शासन की स्थापना हुई, मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, जिसको हम लोग मध्यकाल या इस्लामी काल या मुस्लिम काल के नाम से जानते हैं। तो उसी पूरे कंसेप्ट को देखेंगे इस क्लास में, इस वीडियो के अंतर्गत, और देखेंगे कौन कौन से प्रमुख आक्रमण हुए थे, कौन कौन से विदेशी जो है आक्रमणकारियों ने हमारे देश पर हमला किया था, और किस प्रकार से मुस्लिम शासन या मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना होती है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी जानते हैं कि जो मुस्लिम पीरियड या मुस्लिम काल या इस्लामी काल के पहले जो हमारा प्राचीन काल था, प्राचीन काल में हमारा जो देश था भारत, वह बहुत ही समृद्ध था। मध्यकाल के पूर्व जो प्राचीन काल था, उस समय हमारा देश बहुत ही अधिक समृद्ध था, और जो इसकी समृद्धि थी, यही एक समस्या बन गई। इसकी समृद्धि को देख करके विदेशी जो ताकतें थी या विदेशी जो शासक रहे, वे उन शासकों ने हमारे देश पर आक्रमण किया, और आक्रमण के पीछे का जो उनका पूरा उद्देश्य था, वो था भारत से धन को लूटना। प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया जो थी, वही जो है अट्रैक्शन का सेंटर रही। इसीलिए विदेशी शासकों ने हमारे देश पर आक्रमण किया, और जब विदेशी शासक आक्रमण किए तो अपने साथ जो है उनका उद्देश्य जो था धनों को लूटना था, तो धन को लूट कर तो ले गए, लेकिन धीरे धीरे से वे यहाँ पे आते गए और अपनी संस्कृति का भी प्रचार प्रसार करते गए। तो कहने का अभिप्राय यह है कि मुस्लिम पीरियड या इस्लामिक काल या मध्यकाल का जो प्रारंभ होता है, उस प्राचीन काल में हमारा जो देश था भारत, वो बहुत ही समृद्ध था, और इसकी जो समृद्धि है, यही विदेशी शासकों के आक्रमण का केंद्र थी। भारत देश के उत्तर सीमा पार के शासक सदैव आक्रमण करते रहते थे। आप सभी जानते हैं कि जो हमारा देश है, उस देश का जो अगर आप मैप देखेंगे तो मैप में इस तरह से आप देख सकते हैं, तो ये तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ, ऊपर से हमारा हिमालय पर्वत है। तो उत्तर की तरफ से ही सारे विदेशी आक्रमणकारी हमारे देश पे आक्रमण किए। भारत के देश में जो ये पूरा आप मैप अगर देखेंगे, पुराना मैप, इंडिया का मैप, तो उत्तर की तरफ से ही हमारे देश में विदेशी आक्रमणकारी आए। तो प्राचीन काल में भारत की समृद्धि विदेशी शासकों के आकर्षण का केंद्र थी। भारत देश के उत्तर सीमा पार के शासक सदैव आक्रमण करते रहते थे। इन एंशिएंट टाइम्स द प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया वाज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर फॉरेन रूलर्स। The rulers from across the northern borders of India always used to attack. अब हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहला आक्रमण हमारे देश में, भारत में किसने किया था। तो अगर सबसे पहले सर्वप्रथम आक्रमणकारी के बारे में जानना चाहे, उसका नाम लेना चाहे, तो जो प्रथम आक्रमणकारी था वह कौन था? हखमनी वंश का संस्थापक, जिसको हम साइरस के नाम से जानते हैं। तो कौन था? पर्सिया आपने नाम सुना होगा, या वर्तमान में ईरान सुनते होंगे। तो आक्रमणकारियों में हमारे देश में जो आक्रमण किए हुए हैं, उसमें आक्रमणकारियों में सर्वप्रथम नाम पर्सिया, वर्तमान में ईरान के राजा
हकमनी वंश के संस्थापक साइरस या जिनको कुरुस के नाम से भी जाना जाता है वे थे। सबसे पहले किसने आक्रमण किया? हकमनी वंश के संस्थापक जिनको हम साइरस सेकंड या कुरुस कहते हैं, उन्होंने आक्रमण किया था। उन्होंने जो आक्रमण किया, उनका जो आक्रमण था पूरी तरह से सफल नहीं हुआ, लेकिन उसने सीमावर्ती राज गांधार पर आक्रमण किया और करके उसके एक भाग को कब्जा कर लिया था। अर्थात पर्सिया के राजा हकमनी वंश के संस्थापक साइरस या कुरुस ने भारत का जो सीमावर्ती राज्य था गांधार, उस पर आक्रमण किया सबसे पहले, और उसके एक भाग पर उसने कब्जा कर लिया। तो प्रथम आक्रमण किसने किया था? वर्तमान में ईरान या पर्सिया के राजा हकमनी वंश के संस्थापक साइरस ने किया था। तो द फर्स्ट नेम अमंग द invaders is that of Cyrus, that is Kurus, the king of Persia, the founder of the Achaemenid dynasty. He attacked the border state Gandhara and captured a part of it. अब बात करते हैं कि जो आक्रमण था साइरस का, जिसका टाइम पीरियड आप देखिए 558 से लेकर के 529 ईसा पूर्व तक का है, बीसी का है, फ्रॉम 558 टू 529 बीसी का है। इनका जो आक्रमण था वो पूरी तरह से सफल नहीं हुआ। तो इनके बाद जो है जो आक्रमण हुए, दूसरा जो आक्रमणकारी था ईरान का, उसका नाम से आप लोग परिचित होंगे, उसको दारा के नाम से, डेरियस के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार भारत पर पहला विदेशी आक्रमण करने का असफल प्रयास 550 ईसा पूर्व में ईरान के सम्राट साइरस द्वारा किया गया। ध्यान दीजिए, सबसे पहला भारत पर जो विदेशी आक्रमण हुआ कब हुआ? 550 ईसा पूर्व में। किसने किया? ईरान के सम्राट साइरस ने किया था, जिनको हम कुरुस के नाम से भी जानते हैं। तो पहला विदेशी आक्रमण 550 ईसा पूर्व हुआ, लेकिन वह जो आक्रमण था वह पूरी तरह से सफल नहीं हुआ। Thus the first unsuccessful attempt to invade India was made by the Iranian Emperor Cyrus in 550 BC। तो कब होता है? 550 BC में पहला आक्रमण होता है, लेकिन यह आक्रमण क्या रहता है? असफल रहता है। ईरान के राजा कुरुस दैट इज साइरस के उत्तराधिकारी होते हैं डेरियस प्रथम या दारा फर्स्ट, जिन्होंने 516 ईसा पूर्व में 516 बीसी में 516 ईसा पूर्व में कंबोज, पश्चिम गंधार, सिंधु क्षेत्र पर विजय प्राप्त किया। अर्थात 516 में डेरियस प्रथम या दारा प्रथम जो है वो हमला करते हैं, आक्रमण करते हैं, और वे जो है कंबोज, पश्चिमी गांधार, सिंधु क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। डेरियस दैट इज दारा वन, द सक्सेसर ऑफ इरानियन किंग कुरुश दैट इज साइरस, कंक्वर्ड कंबोज, वेस्टर्न गंधारा, सिंधु रीजन इन 516 बीसी। तो भारत पर आक्रमण करने में जो प्रथम सफलता प्राप्त की थी वो किसने की थी? दारा प्रथम या डेरियस प्रथम को मिली थी। डेरियस फर्स्ट वाज द फर्स्ट सक्सीडेड इन अटैकिंग इंडिया। तो सबसे पहले आक्रमण करने वाले का अगर नाम पूछा जाए तो किसने किया था? साइरस ने किया था 550 बीसी में। लेकिन सफलतापूर्वक आक्रमण किसने किया था? वो किया था डेरियस या दारा वन ने 516 बीसी में, 516 बीसी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दारा प्रथम ने 516 ईसा पूर्व में सर्वप्रथम गांधार को जीतकर फारसी साम्राज्य में मिलाया था। डेरियस first conquered Gandhar in 516 BC and annexed it to the Persian Empire। दारा ने ही सर्वप्रथम सिंधु नदी के तटवर्ती भारतीय भागों को अधिकृत किया, जो पारसी साम्राज्य का या दारा का 20वां प्रांत बना। कंबोज और गंधार पर भी उसका अधिकार था। डेरियस was the first to occupy the Indian regions along the Indus River, which became the 20th province of the Persian Empire, that is Darius Empire। He also had control over कंबोज एंड गंधारा। तो इस तरह से कंबोज पर, गंधार पर और जो है कंबोज पर, गंधार पर डेरियस ने आक्रमण करके उसको अपने कब्जे में ले लिया। तो इस तरह से देखा जाए तो कुल मिलाकर के कंबोज, पश्चिमी गंधार और सिंध क्षेत्र पर डेरियस ने, दारा प्रथम ने विजय प्राप्त की थी और भारत पर आक्रमण करने में वह सफलता प्राप्त किया। तो सफलतापूर्वक आक्रमण कब हुआ? 516 बीसी में। सबसे पहला आक्रमण 550 बीसी में साइरस के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 516 बीसी के बाद हमारे देश में जो आक्रमण होता है वह सिकंदर का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। अलेक्जेंडर का नाम है, सिकंदर का नाम उसने किया। कब किया था? 326-27 326-27 बीसी के आसपास
अलेक्जेंडर या सिकंदर हमारे देश पर आक्रमण करता है। तो 326-327 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर सिकंदर ने पुराने फारसी साम्राज्य की सबसे दूर की सीमा सिंधु को पार किया और अपना भारतीय अभियान शुरू किया, जो लगभग कितने दिनों तक चला, जो लगभग 2 वर्षों तक चला। तो सिकंदर आया 326-27 में। In 326-27 BC, Alexander crossed the Indus, the furthest border of the old Persian Empire, and began his Indian campaign, which lasted almost 2 years, जो लगभग 2 वर्षों तक चला। अब जो अलेक्जेंडर या सिकंदर जब हमारे देश में आया था, तो आप सभी लोगों ने एक और नाम सुना होगा। एक भारतीय राजा थे जिनका नाम था आंभे। उन्होंने सिकंदर का सहयोग किया था। सिकंदर के आगे वे नतमस्तक हो गए और वो सिकंदर का सहयोग उन्होंने किया था। तो सिकंदर ने सर्वप्रथम यहां से पारसियों का खदेड़ा, अर्थात इसके पहले जो पारसी यहां पे हमारे देश पे आक्रमण करके उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया था, तो उन पारसियों को सिकंदर ने खदेड़ दिया और उसके बाद तक्षशिला के राजा आंभी और आंभी कुमार के सहयोग से वे आगे बढ़े। तो तक्षशिला के राजा कौन थे? उस समय आंभी या आंभी कुमार थे। इन्होंने अलेक्जेंडर का सहयोग किया। तो इस तरह से इन दिस वे Alexander first drove away the Parsis from here and then proceeded further with the help of the king Ambhi और आंभी कुमार of तक्षशिला। सर्वप्रथम उन्होंने पारसियों को खदेड़ा और उसके बाद तक्षशिला के राजा आंभी या आंभी कुमार के सहयोग से वे देश में, भारत देश में आगे बढ़े। जब वे आगे बढ़ते हैं तो तक्षशिला के राजा जो है आत्मसमर्पण कर देते हैं और वे सहयोग करते हैं अलेक्जेंडर का। जब वे आगे बढ़ते हैं तो झेलम के पार उन्हें एक महान योद्धा मिलता है। उनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिनका नाम था, जिसको पोरस के नाम से जानते हैं। तो तक्षशिला के राजा ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन झेलम के पार उसे एक महान योद्धा द्वारा चुनौती दी गई, जिसे ग्रीक स्रोतों में क्या कहा जाता है? पोरस के रूप में पहचाना जाता है। पूरा पोरस कहते हैं। द किंग ऑफ तक्षशिला सरेंडर्ड टू अलेक्जेंडर बट वाज चैलेंज्ड अक्रॉस झेलम बाय ए ग्रेट वॉरियर आइडेंटिफाइड बाय द ग्रीक सोर्सेज एज पोरस, जिसको हम पोरस के नाम से जानते हैं। पोरस के बारे में आप लोगों ने कहानी भी सुना होगा। पोरस के साथ अपने प्रसिद्ध मुलाकात के बाद, जिसके बारे में क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है, पोरस कहा जाता है कि घायल राजा ने मांग की थी, अर्थात पोरस ने मांग की थी कि हमलावर सम्राट उसके साथ एक शासक के लिए उपयुक्त व्यवहार करता। पोरस ने कहा था सिकंदर से कि एक शासक के साथ जैसा व्यवहार होना चाहिए वैसा ही व्यवहार मेरे साथ, अर्थात मैं घायल हूं और घायल राजा के साथ वैसा ही व्यवहार होना चाहिए जैसे एक शासक के साथ किया जाता है। जिसके बारे में आप सभी लोगों ने इस कहानी को सुना होगा कि घायल राजा ने मांग की थी कि हमलावर सम्राट उसके साथ एक शासक के लिए उपयुक्त व्यवहार ही करे। और जब ऐसा स्टेटमेंट जो है पोरस के द्वारा अलेक्जेंडर के सामने रखा जाता है, कहा जाता है, तो इससे जो अलेक्जेंडर होता है बहुत ही अधिक इम्प्रेस्ड होता है, प्रभावित होता है। ही वॉज डीपली इम्प्रेस्ड आफ्टर हिज फेमस मीटिंग विद द पोरस इन विच द wounded king is said to have demanded that the invading emperor treat him in a manner befitting a ruler। अर्थात घायल राजा ने मांग की थी कि हमलावर सम्राट उसके साथ एक शासक के लिए उपयुक्त व्यवहार करे। अब पोरस तो हार जाता है। पोरस की हार के बाद सिकंदर जो आगे बढ़ना चाहता है, सिकंदर गंगा नदी बेसिन से आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन पंजाब की 5 नदियों के नाम आप सुने होंगे। तो पंजाब की 5 नदियों में से एक अंतिम नदी बचती जिसका नाम है ब्यास। ब्यास तक पहुंचने पर उसके जो सेनापति थे उन सेनापतियों ने आगे जाने से इनकार कर दिया। आफ्टर पोरस डिफीट अलेक्जेंडर्स wanted to advance into the Ganga's river basin, but on reaching the beach, the last of the 5 rivers of Punjab, his generals refused to proceed further। तो क्या हुआ? इस तरह से जो पोरस जो है अपना रास्ता बदल देता है और वापस चला जाता है और रास्ता उसका चेंज हो जाता है। अब इस तरह से जो सिकंदर होता है उसका रास्ता चेंज हो जाता है और रास्ता चेंज करके चला जाता है, क्योंकि उसके जो है सेनापति तैयार नहीं होते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो इस तरह से सिकंदर का जो आक्रमण है वहीं पे समाप्त माना जाता है हमारे देश। उसके बाद देखिए, इसके बाद फिर आक्रमण होते हैं हमारे देश में, और वो कब होता है? 5वीं शताब्दी। 5वीं शताब्दी में कौन आक्रमण करता है? हूण आक्रमण करते हैं हमारे देश में। तो 5वीं शताब्दी के मध्य में हूणों ने उत्तर पश्चिमी भारत पर आक्रमण किया
और हूणों के बारे में कहा जाता है कि हूण जो थे वे भयंकर घुड़सवार और कुशल तीरंदाज हुआ करते थे। उन्होंने गांधार और भारत के शहरों को खूब लूटा। तो हूणों ने आक्रमण किया 5वीं शताब्दी के पास, 5वीं शताब्दी के समय, और उन्होंने गांधार और भारत के शहरों को खूब लूटा। और जो एक नाम लिया जाता है हूण राजा का, वो नाम है मिहिर कुल का, जिसकी पिक्चर आप देख सकते हैं, मिहिर कुल। हूण सरदार मिहिर कुल को एक तानाशाह के रूप में याद भी किया जाता है, जो मनोरंजन के लिए 5 हाथियों को चट्टान से नीचे धकेलते हुए देखता था। तो इससे उसकी क्रूरता या उसकी तानाशाही का पता चलता है हूण राजा मिहिर कुल का। इन द mid 5th century, the Huns invaded northwest India, अर्थात 5वीं सेंचुरी के 5वीं शताब्दी के बीच में हूण जो है हमारे देश में आक्रमण करते हैं। The Huns were fierce horsemen and steel archer. They sacked Gandhar and cities in India. The Hun chief Meher Kul is remembered as a tyrant who used to watch 5 elephants pushed off a cliff for entertainment. अब जो हूण हमारे देश में 5वीं शताब्दी के बीच में आक्रमण करते हैं, तो उसके बाद समय आता है गुप्तों का। गुप्त ने जो है उन्होंने 460 ईस्वी में गुप्तों ने उन्हें खदेड़ दिया। किसको? 5वीं सेंचुरी के मध्य में हूणों का आक्रमण होता है, लेकिन 460 ईस्वी के आसपास एक गुप्त साम्राज्य के राजा होते हैं जिनका नाम होता है स्कंदगुप्त। तो राजा स्कंदगुप्त जो है उन्होंने हूणों के आक्रमण को रोका 460 ईस्वी में, और उन्होंने हूणों को देश से खदेड़ दिया। तो 460 ईस्वी में गुप्तों ने उन्हें खदेड़ दिया। गुप्त राजा स्कंदगुप्त, जिनका टाइम पीरियड 454 से लेकर के 467 ईस्वी तक है, ने हूणों के आक्रमण को रोका। स्कंदगुप्त के बारे में कहा भी जाता है, उनको जो है ऐतिहासिक रूप से याद भी किया जाता है। जिस समय स्कंदगुप्त सिंहासन पर बैठे, उत्तर पश्चिम के दर्रों पर प्रचंड हूण टकरा रहे थे। संपूर्ण देश की शांति खतरे में थी। रक्षा का बांध टूटते ही भारत की सभ्यता व राजव्यवस्था के हूणों की बाढ़ में बह जाने का खतरा खड़ा हो गया था। जैसे तपस्वी शासक की आवश्यकता उस समय भारतवर्ष को थी, वैसा ही तपस्वी नायक स्कंदगुप्त के रूप में उत्पन्न होता है। एक स्टेटमेंट है प्रोफेसर वासुदेव शर्मा अग्रवाल का, उनकी एक पुस्तक है कला एवं संस्कृत, उससे उद्धृत है। तो इससे पता चलता है स्कंदगुप्त की महानता का। तो स्कंदगुप्त जो है इन द 460 AD they were repulsed by the Guptas. The Gupta king स्कंदगुप्त held back an invasion of the हूण। तो हूणों को उन्होंने बाहर किया। हूण बाद में फिर से लौटे। जब स्कंदगुप्त की मृत्यु हो जाती है तो हूण फिर से दोबारा अटैक करते हैं। हूण बाद में फिर से लौटे और पाकिस्तान में एक राज्य स्थापित करने में सक्षम भी हो गए, जिससे उन्होंने मध्य भारत तक बढ़ाया। द हूण्स रिटर्न अगेन लेटर एंड वेर एबल टू एस्टैब्लिश अ किंगडम इन पाकिस्तान व्हिच दे एक्सटेंडेड इनटू सेंट्रल इंडिया। तो इस तरह से हूण क्या किए, फिर से हमला किए। हूणों ने फिर से हमला करने के लिए स्कंदगुप्त की मृत्यु का इंतजार किया, वेट किया, और मृत्यु के ठीक बाद 470 ईस्वी तक वे इंतजार करते हैं। 470 ईस्वी में जैसे मृत्यु हो जाती है, वे फिर से आक्रमण कर देते हैं और कुषाण की विजय के बाद काबुल घाटी से भारत में वे प्रवेश किया। तो हूणों ने फिर से हमला करने के लिए स्कंदगुप्त की मृत्यु के ठीक बाद 470 ईस्वी तक इंतजार किया और कुषाण की विजय के बाद काबुल घाटी से भारत में प्रवेश किया। टू अटैक अगेन द हूणास वेटेड अंटिल 417 AD राइट आफ्टर द डेथ ऑफ द स्कंदगुप्ता एंड इंटर्ड इन इंडिया फ्रॉम द काबुल वैली आफ्टर द कंक्वेस्ट ऑफ कुषाण। कुषाण को जीतते हुए हमारे देश में वे आगे बढ़ जाते हैं। They attacked areas along the Ganges and reached cities and towns. The noble capital Pataliputra was reduced to a village. जो हूण थे उन्होंने गंगा के किनारे के इलाकों पर हमला किया। शहरों और कस्बों को उन्होंने क्या किया, तहस नहस कर दिया। जो भी शहर थे, कस्बे थे, सबको उन्होंने तहस नहस कर दिया। कुलीन राजधानी जो पाटलिपुत्र थी वो एक गांव के रूप में बदल गई। तो हूणों का जो आक्रमण था बड़ा ही बर्बरतापूर्ण आक्रमण हमारे देश में हूणों ने दोबारा किया था। उसी समय जो बौद्ध शिक्षा के केंद्र थे, जो बौद्ध मठ हुआ करते थे, बौद्ध शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे, बिहार हुआ करते थे, उनको उन्होंने जला दिया। बौद्धों को उसमें सताया गया, उनके मठों को जला दिया गया। बुद्धिस्ट वर परसिक्यूटेड,
देयर मोनास्ट्रीज बॉन्ड, और उनकी विजय अत्यंत क्रूरता से पूरी की गई और गुप्त नेतृत्व का सफाया उन्होंने कर दिया। जो हूण आए उन्होंने क्या किया, उनका जो अटैक था बहुत ही क्रूरता पूर्वक अटैक था। their conquest was accomplished with the extreme ferocity and the Gupta leadership was wiped out। अब इन गुप्तों को अंततः इन हूणों को जो है, जो हूणों का हमला इतना खतरनाक हो गया था और हूणों ने हमारे देश में इतना तहस नहस मचाया था, बौद्धों को सताया, उनके मठों को जला दिया, पूरी क्रूरता फैल गई थी, तो उनको दोबारा से हमारे देश से बाहर करने का, उनको परास्त करने का प्रयास हुआ 528 ईस्वी में। 528 ईस्वी में गुप्त सम्राट नरसिंह गुप्त के नेतृत्व में भारतीय राजा यशोधर्मन सहित भारतीय राजकुमारों के एक गठबंधन ने अंततः हूणों को परास्त किया। तो ध्यान दीजिए, गुप्त सम्राट नरसिंह गुप्त ने भारतीय राजा यशोधर्मन में, इनके साथ अनेक जो है राजकुमारों का एक गठबंधन बना 528 ईस्वी में, और 528 ईस्वी में अंततः हूणों को परास्त भारतीयों के द्वारा किया गया, हूणों को यहां से भारत से निकाला गया। तो 528 ईस्वी में गुप्त सम्राट नरसिंह गुप्त के नेतृत्व में और भारतीय राजा यशोधर्मन सहित भारतीय राजकुमारों की एक गठबंधन ने अंततः हूणों को परास्त कर दिया। उन्होंने हूणों को, उनकी सेना और उनके नेता मेहरकुल का, जिसका अभी पिक्चर मैंने आपको दिखाया था, उनके नेता मेहरकुल को पराजित कर भारत से खदेड़ दिया, भारत से निकाल दिया। इन 528 AD a coalition of Indian princes led by the Gupta Emperor Narasimhagupta and including the Indian king Yasodharman finally defeated the Huns. They defeated the Huns, their army and their leader Meherkul and expelled them from India। इसके बाद इस देश पर अब हूण जब चले गए, हूणों को जब जो है यशोधर्मन ने और नरसिंहगुप्त ने 528 AD में खदेड़ दिया, उसके बाद फिर से हमारे देश पर आक्रमण होता है। अब जो अगला आक्रमण होता है वो आक्रमण किसके द्वारा किया जाता है? अगला आक्रमण अरबियों के द्वारा किया जाता है। इसके बाद इस देश पर अरबियों ने आक्रमण शुरू किए, परंतु इनके आक्रमण जो लूटपाट तक ही सीमित थे। क्यों? वे धन को लूटना चाहते थे, उनका उद्देश्य धन को लूटना था। आफ्टर दिस द अरब्स स्टार्टेड attacking this country, but their attacks were limited to looting only। लूटने पर ही उनका विश्वास था, और इसके लिए आपने नाम सुना होगा मोहम्मद बिन कासिम का। कब आया था मोहम्मद बिन कासिम? 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। इन 712 AD the Arabs made their first successful attack on India under the leadership of मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम का सफलतापूर्व आक्रमण जो है हमारे देश पर 712 AD में हुआ था, 712 ईस्वी में हुआ था। लेकिन जो उनका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य था अरबवासियों का, वह धन दौलत को लूटना था। लेकिन उसी के साथ साथ जो उनका इस्लाम धर्म था, वे इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार भी करना चाहते थे। तो भारत पर अरबवासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द अरब्स अटैक ऑन इंडिया वाज टू लूट वेल्थ एंड स्प्रेड इस्लाम। तो तुर्कों के आक्रमण के पूर्व, इसके बाद जो है अरब के आक्रमण के बाद जो है तुर्कों का भी आक्रमण होता है। तुर्कों का आक्रमण के पूर्व अरबों ने भारत पर आक्रमण किए, किंतु भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना का श्रेय तुर्कों को जाता है। ये अरबों ने जो आक्रमण किया था, उनका मेन उद्देश्य था धन दौलत को लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। लेकिन मुस्लिम शासन की स्थापना का श्रेय अरबों को नहीं जाता है, बल्कि उसके बाद तुर्कों का आक्रमण होता है और तुर्कों के श्रेय जाता है। तुर्कों ने जो है हमारे देश में मुस्लिम शासन की स्थापना की। तो तुर्कों का आक्रमण के पूर्व अरबों ने भारत पर आक्रमण किए, किंतु भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तुर्कों को जाता है। बिफोर द इन्वेजन ऑफ Turks, Arabs had attacked India, but the credit for establishing Muslim rule in India goes to the Turks। अब तुर्की आक्रमण की बारी आ जाती है। अरब के आक्रमण के बाद तुर्की आक्रमण होते हैं हमारे देश में। अरबियों के आक्रमण के बाद तुर्की आक्रमण होते हैं। तुर्की आक्रमण भारत में कई चरणों में हुआ। उसमें आपने नाम सुना होगा
प्रथम चरण का आक्रमण 1000 से लेकर के 1027 ईस्वी के बीच गजनी के शासक महमूद द्वारा किया गया, इसलिए उनका नाम महमूद गजनी या महमूद गजनवी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो महमूद गजनवी ने कई बार आक्रमण किया। प्रथम चरण का जो आक्रमण था वह 1000 से लेकर के 1027 ईस्वी के बीच में गजनी के शासक महमूद द्वारा किया जाता है। तुर्की आक्रमण शुरू हो जाता है हमारे देश में। द Turkish invasion of India took place in several phases. The first phase of invasion was carried out by Muhammad, the ruler of Ghazni, between 1000 to 1027 AD. अब जो मोहम्मद गजनी यहाँ पे हम बात करें कि 1000 से लेकर के 1027 में कई बार आक्रमण किया, तो आपने पढ़ा भी होगा कि महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। महमूद के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन की प्राप्ति करना था। जो महमूद गजनी ने जो हमारे देश में हमला किया, आक्रमण किया, उसके पीछे का उद्देश्य उनका क्या था? भारत पर आक्रमण करने का जो मूल या वास्तविक उद्देश्य था वो धन की प्राप्ति करना था, धन को लूटना था। महमूद गजनी अटैक्ड इंडिया 17 times. The real purpose of Mahmud और मोहम्मद गजनी on Indian invasion was the acquisition of wealth. Acquisition of wealth या धन को लूटना, धन का संग्रह करना ही महमूद गजनवी का या महमूद गजनी का मुख्य उद्देश्य रहा है। महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 AD या 1000 ईस्वी में किया तथा पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने देश लौट गया। साथ ही साथ उसने 1001 ईस्वी में जयपाल राजवंश के विरुद्ध भी भीषण युद्ध किया था। तो महमूद गजनी फर्स्ट अटैक्ड इंडिया इन 1000 AD and after capturing some parts of Peshawar he returned to his country. He fought a fierce battle against Jaipal, that is Pal dynasty, in 1001 AD. और महमूद गजनी का जो पहला आक्रमण तो 1000 में, जो अंतिम आक्रमण हुआ भारतीय आक्रमण कब हुआ? 1027 में। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। महमूद गजनी लास्ट इंडिया अटैक वाज अगेंस्ट जाट्स इन 1027 AD. अब जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया तो आक्रमण का उद्देश्य लूटना था, तो उसने मंदिरों, मठों, सबको लूटा और सबको डिस्ट्रॉय भी कर दिया। हिंदू शिक्षा के जो जितने भी केंद्र थे, मंदिर थे, मठ थे, उनको महमूद गजनवी ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया, और जिससे हमारे देश की जो शिक्षा पद्धति थी, एजुकेशन जो उस समय दी जाती थी, जो एजुकेशन का सिस्टम था, वो पूरी तरह से क्षत विक्षत हो गया। जो भारतीय शिक्षा थी और पूरी तरह उसमें बहुत ही ज्यादा क्षति हुई थी। हिंदू शिक्षा के केंद्र मंदिरों और मठों को नष्ट करके महमूद गजनवी ने भारतीय शिक्षा की अकल्पनीय क्षति की थी। बाय डिस्ट्रॉइंग द टेम्पल्स व्हिच वर द सेंटर्स ऑफ द हिंदू एजुकेशन एंड मोनास्ट्रीज, महमूद गजनवी कॉज्ड अनइमेजिनेबल डैमेज टू इंडियन एजुकेशन सिस्टम। इसके बाद अब हम लोग जो है 1027 तक पहुंच गए। 1027 तक जो है महमूद गजनी का अंतिम आक्रमण हुआ। इसके बाद जो प्रमुख आक्रमण होता है वो होता है 12वीं शताब्दी में, और कौन करता है? अफगान के बादशाह मोहम्मद गोरी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो मोहम्मद गोरी का हमला हो जाता है 12वीं शताब्दी में। अफगान के बादशाह मोहम्मद गोरी ने भारत पर कई बार आक्रमण किए, परंतु पराजित हुआ और वापस लौट गया। ध्यान दीजिए, मोहम्मद गोरी जो शुरुआत में आक्रमण तो करता था लेकिन वो पराजित हो जाता था, जिससे वह वापस लौट जाता था। इन द 12th century, अफगान किंग मोहम्मद गोरी अटैक्ड इंडिया सेवरल टाइम्स बट वाज डिफीटेड एंड रिटर्न। लेकिन बार बार वह प्रयास करता था। मोहम्मद गोरी बार बार हमारे देश पर हमला करता था, और मोहम्मद गोरी का जो पहला आक्रमण था भारत देश पर वह 1175 ईस्वी में हुआ था। 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। मोहम्मद गोरी फर्स्ट अटैक इंडिया इन 1175 AD अगेंस्ट मुल्तान। मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। इसके बाद जो उसने दूसरा आक्रमण किया वो कब किया? 1178 ईस्वी में। दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात में किया। यहाँ के शासक भीम सेकंड ने गौरी को बहुत ही बुरी तरह से परास्त किया था। द सेकंड अटैक वाज मेड ऑन पाटन गुजरात इन 1178 AD. इट्स रूलर भीम सेकंड डिफीटेड गौरी बैडली। लेकिन समस्या, जब तक वो हारता पीछे चला जाता, बैक चला जाता, वापस चला जाता, लेकिन समस्या तब होती है जब वो जीत जाता है। देखिए, इसके बाद 1178 के बाद फिर से एक
प्रचलित युद्ध हुआ है जिसको आप सभी लोग जानते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कब होता है? 1191 ईस्वी में होता है। किसके बीच होता है? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है। तो मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में होता है। यहां पर भी मोहम्मद गौरी हार जाता है और पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है। द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन टुक प्लेस इन 1191 AD बिटवीन मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान, इन विच पृथ्वीराज चौहान वाज विक्टोरियस। पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। इसके बाद फिर देखिए, फिर अब जो है मोहम्मद गौरी अभी तक वो हारता रहा है, लेकिन 1194 में फिर वो अटैक करता है। मोहम्मद गौरी तथा जयचंद के बीच चंदावर का युद्ध होता है 1194 ईस्वी में, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हो जाती है, जीत हो जाती है और जयचंद की हार हो जाती है। The Battle of Chandawar was fought between Muhammad Ghori and Jaychand in 1194 AD, in which Muhammad Ghori was victorious। समस्या यहां से उत्पन्न होती है जब 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी जीत जाता है जयचंद से। उसके बाद मोहम्मद गौरी ने सन 1192 में 11वीं बार आक्रमण किया और सीमावर्ती राज्यों को रास्ता हुआ दिल्ली की ओर बढ़ा। मोहम्मद गौरी अटैक्ड फॉर 11th टाइम इन 1192 एंड एडवांस टुवर्ड्स दिल्ली, क्रशिंग द बॉर्डर स्टेट। और इसी में हम कह रहे हैं कि वह जीतना प्रारंभ कर देता है। दिल्ली के तत्कालीन हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान से उसका युद्ध होता है, निर्णायक युद्ध होता है 1192 में। देखिए, अभी हमने आपसे बताया कि 1194 में भी वो जीत जाता है। किससे युद्ध करता है? जयचंद से। और जो उसका 1191 में युद्ध हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध, वहां तो हार जाता था, लेकिन 1192 में फिर से युद्ध होता है और 1192 में वह 11वीं बार आक्रमण करता है और 11वीं बार आक्रमण करके वह सीमावर्ती राज्यों को रोकता हुआ दिल्ली की ओर बढ़ता है। मोहम्मद गौरी अटैक्ड फॉर द 11th टाइम इन 1192 एंड एडवांस टुवर्ड्स दिल्ली, क्रशिंग द बॉर्डर स्टेट्स। अब जब दिल्ली आ जाता है तो दिल्ली के तत्कालीन हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान से उसका तराइन के मैदान में निर्णायक युद्ध होता है 1192 में। उसने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर बंदी बना लिया। ध्यान दीजिए, 1192 में ही पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लेता है। पृथ्वीराज चौहान 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में हार जाते हैं और वे बंदी बन जाते हैं। उसके बाद की स्टोरी को आप लोगों ने सुना भी होगा। ही हैड अ डिसिसिव बैटल विद द then Hindu king of Delhi, Prithviraj Chauhan, in the field of Tarain in 1192. He defeated Prithviraj Chauhan and made him a prisoner। पृथ्वीराज चौहान को प्रिजनर बना लेता है। अब इस तरह से 1192 ईस्वी से वह जीतना शुरू करता है और 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है और उनको बंदी बना लेता है। और साथ ही जब चंदावर का युद्ध होता है 1194 ईस्वी में, उसमें भी वह जयचंद को हरा देता है। इस तरह से उसकी शक्तियां बढ़ने लगी। अब मोहम्मद गौरी जहां जहां पर भी जाता, आक्रमण करता, जीतता, तो मोहम्मद गौरी जो है क्या करता, उसका उद्देश्य लूटपाट करना था। मोहम्मद गौरी स्वयं तो यहां से लूट का भारी माल लेकर अपने देश लौट गया, परंतु समस्या यहां हुई कि अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का शासक बना गया। बस यहीं से भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत हुई। ध्यान दीजिए, 1192 में जब वह जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान जी को हरा देता है, तो पृथ्वीराज चौहान जी को हराने के बाद क्या करता है, और दिल्ली वो तो वापस लौट जाता है, लेकिन दिल्ली का जो शासन वो किसको दे देता है, अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को दे देता है। मोहम्मद गौरी स्वयं यहां से लूट का सारा माल लेकर के चला जाता है और उसके बाद जो है वह भारी माल लेकर अपने देश वापस लौट जाता है और अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का शासक बना देता है। और यहीं से माना जाता है कि भारत देश में मुस्लिम शासन की शुरुआत हुई। तो मुस्लिम शासन की शुरुआत कब से हुई, जब कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का शासक बनता है, तब से हमारे देश में मुस्लिम शासन की शुरुआत मानी जा सकती है। मोहम्मद गौरी हिमसेल्फ रिटर्न टू हिज कंट्री with a lot of loot from here, but made his general Qutbuddin Aibak the ruler of Delhi. This is where the Muslim rule in India began। इस प्रकार से भारत में मुस्लिम शासन का शुरुआत होता है।
मोहम्मद गौरी ने भी विजित प्रदेशों में हिंदू मंदिरों को नष्ट करके उनके स्थान पर मस्जिदें बनवाई। ध्यान दीजिए, जहां जहां भी मोहम्मद गौरी चाहता था मंदिरों को या फिर जो भी हिंदू या बौद्ध मठ मंदिर हुआ करते सबको तोड़ देता था। हिंदू मंदिरों को तोड़ करके उसके स्थान पे क्या बनवाता, मस्जिदें बनवाता और हिंदू मंदिरों को लूट लेता। मोहम्मद गौरी also destroyed Hindu temples in the conquered territories and built mosques in their places। मोहम्मद गौरी को भारत का इसीलिए जो है मोहम्मद गौरी को माना जाता है क्योंकि वो दिल्ली में अपने सेनापति को जो है वहां का शासक बना देता है, दिल्ली का शासक बना देता है। इसलिए माना जाता है कि मोहम्मद गौरी जो है भारत का प्रथम मुस्लिम शासक है। तो मोहम्मद गौरी को भारत का प्रथम मुस्लिम शासक माना जाता है। मोहम्मद गौरी इज कंसिडर्ड द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ इंडिया, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान को सेकंड तराइन के द्वितीय युद्ध में हरा देता है और उसके बाद वो जीतता जाता है। तो मोहम्मद गौरी को भारत का प्रथम मुस्लिम शासक माना जाता है। और उसका जो सेनापति होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, वो दिल्ली का राजा बनता है और वहीं से गुलाम वंश की स्थापना शुरू होती है। तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था और वह क्या था, वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था, वह उसका सेनापति था, उसका गुलाम था। द स्लेव डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक इन 1206 AD। ही वाज अ स्लेव ऑफ गौरी। The slave dynasty was founded by Qutbuddin Aibak in 1206 AD। इस तरह से देखा जाए तो हमारे देश में जो है गुलाम वंश की स्थापना 1206 में होती है। कुतुबुद्दीन ऐबक जब शासक बनता है और मुस्लिम शासन की शुरुआत वहीं से होती है। चूंकि मोहम्मद गौरी का वह सेनापति था, साथ ही मोहम्मद गौरी का वह गुलाम भी था कुतुबुद्दीन ऐबक, तो वहां से गुलाम वंश की स्थापना मानी जाती है। द स्लेव डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक इन 1206 AD। ही वाज अ स्लेव ऑफ गौरी। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनानायक था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने प्राचीन जो हमारा नालंदा विश्वविद्यालय उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था, उस पर हमला किया और पूरी तरह से उसको ध्वस्त कर दिया। तो ये भी प्रश्न आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था। तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था। द वन हु डिस्ट्रॉयड द एंशिएंट नालंदा यूनिवर्सिटी वाज कुतुबुद्दीन ऐबक, मिलिट्री जनरल बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गौरी से लेकर के मुगल राज की समाप्ति तक अर्थात 12वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक भारत पर मुस्लिम शासकों का अधिकार है। ध्यान दीजिए, 12वीं शताब्दी में 12th सेंचुरी से लेकर के 18th सेंचुरी अर्थात 12वीं से लेकर 12वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी में लगभग 600 साल तक, 1200 से लेकर के 1800 तक अर्थात लगभग 600 साल तक भारत में मुस्लिम शासकों का अधिकार रहा है। तो मोहम्मद गौरी से लेकर के मुगल राज की समाप्ति तक अर्थात 12वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक भारत पर मुस्लिम शासकों का अधिकार रहा। फ्रॉम मोहम्मद गौरी till the end of the Mughal Empire, that is from the 12th century to the 18th century, India was under the control of Muslim ruler। अगर टाइम पीरियड की आप बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि सन 1192 से लेकर के मुगल साम्राज्य की स्थापना तक के लगभग 300 वर्षों के दौरान कौन कौन शासक रहा है। 1192 में जब मोहम्मद गौरी जीतता है तो 1192 से लेकर के 1206 तक मोहम्मद गौरी शासक रहा है। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर के 1210 तक, उसके बाद इल्तुतमिश 1211 से लेकर के 1236 तक, फिर रजिया बेगम 1236 से लेकर के 1240 तक, उसके बाद बारम शाह जो है 1240 से लेकर के 1242 तक, देन मशहूद शाह 1242 से लेकर के 1246 तक, फिर नसीरुद्दीन शाह 1246 से लेकर के 1265 तक, फिर गयासुद्दीन बलबन 1265 से लेकर के 1287 तक, उसके उपरांत जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से लेकर के 1296 तक, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316 तक, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 से लेकर के 1320 तक, गियासुद्दीन तुगलक 1320 से लेकर के 1325 तक, मोहम्मद बिन तुगलक जिसको जूना खान के नाम से भी जानते हैं 1325 से लेकर के 1351 तक, फिरोज तुगलक 1351 से लेकर के 1388 तक, बहलोल लोदी 1451 से लेकर के 1489 तक, सिकंदर लोदी 1489 से लेकर के 1517 ईस्वी तक, और इब्राहिम लोदी 1517 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक जो है हमारे देश पर शासन किए। प्रमुख शासक थे, इनके अलावा अन्य शासक
वे थे जिन्होंने 1192 से लेकर के 1526 ईस्वी तक शासन किया। तो मुगल साम्राज्य के लगभग 300 वर्षों तक जो है, मुगल साम्राज्य की स्थापना के पूर्व लगभग 300 वर्षों तक इन शासकों ने शासन किया, जिसकी शुरुआत हुई थी मोहम्मद गोरी से 1192 से लेकर 1206 तक। Nearly 300 years from the 1192 to the split of the Mughal Empire, the following rulers were ruled India. Muhammad Ghori from 1192 to 1206 AD, Qutbuddin Aibak 1206 to 1210, Iltutmish 1211 to 1236, Razia Begum 1236 to 1240, Barhan Shah 1240 to 42, Masood Shah 1242 to 1246, Nasruddin Muhammad 1246 to 1265, Ghiyasuddin Balban 1265 to 1287, Jalaluddin Firoz Khilji 1290 to 1296, Alauddin Khilji 1296 to 1316, Qutbuddin Mubarak Khilji 1316 to 1320, Ghiyasuddin Tughlaq 1320 to 1325, Muhammad bin Tughlaq Juna Khan 1325 to 51, Firoz Tughlaq 1351 to 1388, Bahlol Lodi from 1451 to 1489, Sikandar Lodi 1489 to 1579, Ibrahim Lodi from 1517 to 1526। इसके बाद हमारे देश पर क्या होता है, इसके बाद जो है मुगल एम्पायर की स्थापना होती है, मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है, मुगलों का आक्रमण होता है। इसके लिए आप लोगों ने एक युद्ध का नाम सुना होगा जिसको कहते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में जो उस समय जो इब्राहिम लोदी शासक था उसके ऊपर हमला हो जाता है। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया। मींस बाबर जो है इब्राहिम लोदी के ऊपर हमला कर देता है और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा जाता है, बाबर की जीत होती है। तो इस तरह से देखेंगे कि पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद 21 अप्रैल 1526 के बाद भारत पे मुगलों का साम्राज्य हो जाता है। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए का जो निमंत्रण दिया था वह पंजाब के शासक दौलत खां लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने दिया था। तो इस तरह से हमारे देश में 21 अप्रैल 1526 के बाद मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोधी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने दिया था। तो सन 1526 में बाबर के आधिपत्य के फलस्वरूप भारत में मुगल साम्राज्य का प्रारंभ हुआ, जो लगभग 300 वर्षों तक चला। इन 526 as a result of the domination of Babur, the Mughal Empire started in India, which lasted for about 300 years, जो लगभग 300 वर्षों तक चलता है मुगलों का साम्राज्य। बाबर के उपरांत निम्नलिखित बादशाहों ने भारत की शासन की बागडोर संभाली, जिसका आप नाम जानते होंगे, सभी लोगों का प्रमुख नाम है। आफ्टर बाबर द फॉलोइंग एम्परर्स रूल इन इंडिया। फर्स्ट वन हुमायूं फ्रॉम 1530 टू 1540 एंड 1555 टू 1556। हुमायूं 1530 से लेकर के 1540 तक, फिर 1555 से लेकर के 1556 तक हुमायूं का साम्राज्य रहा। उसके बाद शेर शाह सूरी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। शेर शाह सुर साम्राज्य का जो संस्थापक था, अफगान वंशी था, फाउंडर ऑफ सुर एम्पायर अफगान डायनेस्टी 1540 से लेकर के 1545 तक। और उसके बाद अकबर का राज आ जाता है, जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत कहानियां सुनी होंगी, बहुत नाम सुना होगा। अकबर 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक अकबर का साम्राज्य रहा। अकबर के बाद जहांगीर 1605 से लेकर के 1627 तक, जहांगीर के बाद शाहजहां 1627 से लेकर के 1658 तक, और शाहजहां के बाद औरंगजेब का समय आता है 1658 से लेकर के 1707 तक। तो इस तरह से ये सब मुगल साम्राज्य जो है 1526 के बाद से जो शुरू हुआ वो चलता आया, लगभग जो है 1526 से लेकर के, और उसके बाद जो है लगभग 300 वर्षों तक जो है मुगल साम्राज्य रहा है हमारे देश में। आफ्टर बाबर 1526 से लेकर के लगभग 300 वर्षों तक मुगल साम्राज्य हमारे देश में रहा है। और अब देखिए जो भी शासक आए, चाहे शाहजहां रहे, जहांगीर रहे, अकबर रहे, शेरशाह सूरी रहे, हुमायूं रहे या औरंगजेब, इन सभी का एक उद्देश्य हो गया कि उनकी जो संस्कृति है, उनका जो धर्म है, जो उनका
उसका प्रचार प्रसार करना, जो उनके आदर्श है उनका प्रचार प्रसार करना भी एक प्रमुख उद्देश्य हो गया था। तो मुस्लिम शासक अपने साथ एक नवीन संस्कृति, धर्म तथा आदर्श लेके आए थे। इन्होंने अपने शासन को दृढ़ करने के लिए स्वयं को मुस्लिम धर्म तथा इस्लामी ज्ञान व संस्कृति का प्रचार करने के लिए समर्पित कर दी। अर्थात मुगल शासकों ने हमारे देश में मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार किया, इस्लामी ज्ञान, इस्लामी संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। मुस्लिम रूलर्स brought with them a new culture, religion and ideas to consolidate their rule. They devoted themselves to the propagation of Muslim religion and Islamic knowledge and culture. तो इस्लामिक नॉलेज, कल्चर, इन सबको बढ़ाने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? मुगलों को जाता है। मुस्लिम आक्रमणों तथा कालांतर में मुस्लिम राज्य की स्थापना के फलस्वरूप भारतीय उपमहाद्वीप के जनजीवन में अनेक दूरगामी परिवर्तन आए। बहुत इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखने को हमको मिलता है। एज अ रिजल्ट ऑफ मुस्लिम इन्वेजन्स एंड द सब्सिक्वेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम स्टेट्स, मेनी फॉर रीचिंग चेंजेस टुक प्लेस इन द लाइव्स ऑफ द पीपल इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स। और जो हमारी एजुकेशन सिस्टम थी, शिक्षा व्यवस्था थी, वो भी अछूती नहीं रह गई। शिक्षा व्यवस्था पर भी इसका पूरा का पूरा प्रभाव पड़ा। शिक्षा व्यवस्था भी परिवर्तन के इस प्रभाव से अछूती नहीं थी। द एजुकेशन सिस्टम वाज आल्सो नॉट अनटच्ड बाय दिस इंपैक्ट ऑफ द चेंज। जो वैदिक श्लोक तथा बुद्ध साहित्य थे, उसके साथ साथ कुरान की आयतों का भी पाठ हमारे देश में होने लगा। अलॉन्ग विद वैदिक वर्सेस एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर, वर्सेस फ्रॉम द कुरान आल्सो स्टार्टेड बीइंग रिसाइटेड। राजनीतिक सत्ता पर अपना अधिकार अक्षुण्ण रखने के उद्देश्य से मुस्लिम शासकों ने परंपरागत भारतीय शिक्षा के आदर्शों तथा संस्कृति को हतोत्साहित किया और इस्लाम या मुस्लिम जो संस्कृति थी, मुस्लिम जो परंपराएं थी, उसको उन्होंने प्रमोट किया, मुस्लिम शिक्षा को प्रमोट किया, मुस्लिम आदर्शों को प्रमोट किया। तो इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर होल्ड ऑन पॉलिटिकल पावर, मुस्लिम रूलर्स डिस्करेज द आइडियल्स एंड कल्चर ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन। इस तरह से उन्होंने भारतीय जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली थी, प्राचीन परंपराएं थी, उसको उन्होंने हतोत्साहित किया और अपनी इस्लामी परंपराओं को, इस्लामी शिक्षा को प्रोत्साहित किया। इधर मुस्लिम शासन के दौरान शिक्षा व्यवस्था है तो कोई औपचारिक या नियमित तथा व्यवस्थित शिक्षा योजना लागू नहीं की गई थी, परंतु अधिकांश मुस्लिम शासकों ने इस्लामी शिक्षा के प्रति पर्याप्त रुचि दिखाई। However, no formal, regular and systematic education scheme was implemented for education system during Muslim rule, but most of the Muslim rulers showed considerable interest towards Islamic education. और प्रायः सभी मुस्लिम शासक जो हुआ करते थे वे शिक्षित थे तथा सभी ने जो है मुस्लिम विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। चूंकि वो मुस्लिम विद्वान को संरक्षण प्रदान करते थे, इसलिए मुस्लिम शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ। ऑलमोस्ट ऑल मुस्लिम रूलर्स वर एजुकेटेड एंड ऑल ऑफ देम प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन टू मुस्लिम स्कॉलर्स। इस तरह से हमारे देश में मुस्लिम शिक्षा का उदय होता है, मुस्लिम काल का उदय होता है और मुस्लिम शिक्षा फलती फूलती, और जो हमारी प्राचीन जो है वैदिक कालीन और बौद्ध कालीन शिक्षा परंपराएं थी, शिक्षा की व्यवस्था थी, वो सारी हतोत्साहित होने लगती है। शिक्षा को राज का उत्तरदायित्व न स्वीकारने के बावजूद भी लगभग सभी मुस्लिम शासकों ने अनेक शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की तथा शिक्षा को राज की प्रश्रय दिया। ध्यान दीजिए कि जो एजुकेशन था उसको उन्होंने कभी भी जो राज का उत्तरदायित्व नहीं माना, लेकिन उन्होंने अनेक शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की और संस्थाओं को उन्होंने राज की प्रश्रय दिया, धन दिया, उनकी सहायता की। बट despite not accepting education as the responsibility of the state, almost all the Muslim rulers established many educational institutions and gave state patronages to education. क्योंकि यह कहना भी सत्य होगा कि मुस्लिम काल में जो जन साधारण की शिक्षा थी, आम आदमी की शिक्षा थी, वो पूरी तरह से उपेक्षित थी। बट इट वुड आल्सो बी ट्रू टू से दैट द एजुकेशन ऑफ द कॉमन पीपल वाज नेग्लेक्टेड ड्यूरिंग द मुस्लिम पीरियड। मुस्लिम पीरियड में जन साधारण की शिक्षा की बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं थी, जन साधारण की शिक्षा पूरी तरह से उपेक्षित ही रही है। मुस्लिम शासकों द्वारा इस दिशा में किए गए प्रयासों के परिणाम स्वरूप देश में एक नई शिक्षा व्यवस्था अर्थात इस्लामी शिक्षा की धारा प्रवाहित होने लगी थी। In the ancient, as a result of the efforts made in this direction by the Muslim rulers, a new education system, that is Islamic education, started flowing in our country.
प्राचीन हिंदू शिक्षा व्यवस्था राज्य के संरक्षण एवं प्रोत्साहन से वंचित रह गई, क्योंकि मुस्लिम शासकों ने प्राचीन हिंदू शिक्षा व्यवस्था को या बौद्ध शिक्षा व्यवस्था को संरक्षण नहीं दिया, उसको प्रोत्साहन नहीं दिया। मुस्लिम शासकों ने हिंदू शिक्षा केंद्रों को खुलकर लूटा, खूब लूटपाट मचाया और साथ ही साथ जो उसके पुस्तकालय थे उनको जला डाला, पुस्तकालयों को जलाया तथा हिंदू विद्वानों को निरुत्साहित किया, हिंदू विद्वानों को उन्होंने दंडित भी किया, उनको मार भी डाला। द एंशिएंट हिंदू एजुकेशन सिस्टम वाज डिप्राइव्ड ऑफ स्टेट पैट्रोनेज एंड encouragement. Muslim rulers openly looted Hindu education centers, burnt libraries and discouraged, punished and killed Hindu scholars. तो इससे क्या हुआ कि इससे धीरे धीरे जो हमारे प्राचीन हिंदू और बौद्ध कालीन शिक्षण संस्थाएं थी, जो परंपराएं तो धीरे धीरे खत्म होने लगी और वो लगभग मृत प्राय हो गई। जो हमारी प्राचीन संस्कृत शिक्षा थी वो पूरी तरह से मृत प्राय हो गई और मुस्लिम जो शिक्षा व्यवस्था थी, इस्लामिक शिक्षा व्यवस्था थी, वह प्रोत्साहित हुई, उनका विकास हुआ। तो इसके फलस्वरूप मध्यकालीन भारत में प्राचीन संस्कृत शिक्षा लगभग मृत प्राय हो गई। एज अ रिजल्ट एंशिएंट संस्कृत एजुकेशन ऑलमोस्ट बिकम एक्सटेंट इन द मिडिवल इंडिया। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हमारे देश में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, कौन कौन से प्रमुख मुस्लिम आक्रमणकारी आए, मुस्लिम शासन की स्थापना कैसे हुई, मुगल साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, कैसे ईरानी आए, सबसे पहले ईरानियों ने लूटा, हुडों ने लूटा, अरबियों ने लूटा, तुर्कों ने लूटा और मुगलों के साम्राज्य की स्थापना होती है। तो इस तरह से पूरा मध्यकालीन इतिहास या मुस्लिम कालीन इतिहास है, मुस्लिम काल की पूरी अवधारणा है, इस्लाम काल की पूरी अवधारणा है, ये लगभग 600 वर्षों तक चलती है। और इस वर्षों में इस समय के दौरान लगभग इन 600 वर्षों में जो हमारी प्राचीन शिक्षा व्यवस्था थी, प्राचीन संस्कृति की शिक्षा थी, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था थी या बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था थी, उन शिक्षण संस्थाओं पे बहुत ही अत्याचार हुए, उन शिक्षण संस्थाओं को लूटा गया, उसकी पुस्तकालयों को जलाया गया और उनके जो भी विद्वान थे उन विद्वानों को भी मारा पीटा गया, उनकी हत्या की गई। इस तरह से प्राचीन शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से हतोत्साहित किया गया और मुस्लिम शासकों ने मुस्लिम शिक्षा प्रणाली को, मुस्लिम विद्वानों को प्रमोट किया, उसका प्रचार प्रसार करने पे अपना फोकस किया। तो इस तरह से हम लोगों ने ये पूरा स्टडी किया। अब आपके समक्ष जो है कुछ अभ्यास कार्य मूल्यांकन के प्रश्न है, उसको आप जल्दी से कर दीजिए, उसका आंसर दे दीजिए। पहला प्रश्न है, प्राचीन काल में भारत पर पहला आक्रमणकारी कौन था? हु वाज द फर्स्ट इन्वेडर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द एंशिएंट टाइम्स? ऑप्शन है अलेक्जेंडर, महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम या फारस के राजा साइरस। तो आप सभी लोगों ने अभी अध्ययन किया कौन है पहला जो आक्रमणकारी था, वो कौन था? फारस के राजा साइरस थे। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2, महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण किस वर्ष में किया था? इन विच ईयर डिड महमूद ऑफ गजनी फर्स्ट अटैक इंडिया? 712, 1175 या 1027? तो कब किया था? 1000 ईस्वी में किया था। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? हु डिस्ट्रॉयड द एंशिएंट नालंदा यूनिवर्सिटी? मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी या महमूद गजनी? तो किसने किया था प्रिय विद्यार्थियों? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने का श्रेय बख्तियार खिलजी को जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत किस युद्ध से हुई? तो विच बैटल मार्क द बिगिनिंग ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया? तो आपने पढ़ा ही है, तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, पानीपत का युद्ध या चंदावर का युद्ध। तो जो तराइन का दूसरा युद्ध होता है, जिसमें जो है पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं, वहीं से मुस्लिम शासन की शुरुआत मानी जाती है। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन, दैट इज तराइन का दूसरा युद्ध, तराइन, सेकंड बैटल ऑफ तराइन इज द राइट ऑप्शन। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, किस शासक को भारत का पहला मुस्लिम शासक माना जाता है? विच रूलर इज कंसिडर्ड द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ इंडिया? ऑप्शन से कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी। तो डियर स्टूडेंट्स, मोहम्मद गौरी ने बाबर को हराया था और बाबर को हरा करके मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की। तो सबसे पहला जो शासक है वो मोहम्मद गौरी था और मोहम्मद गौरी ने अपने सेनापति, अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है दिल्ली का शासन दिया। तो वहां से जो है गुलाम वंश की स्थापना मानी जाती है, मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना मानी जाती है। तो प्रथम जो मुस्लिम शासक है, पहला मुस्लिम शासक था, वो कौन था? मोहम्मद गौरी था। तो इस तरह से यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम सभी लोग आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत प्रमुख मुस्लिम आक्रमणकारियों के बारे में पढ़ा, मुस्लिम शासन की स्थापना, मुगल साम्राज्य की स्थापना के बारे में पढ़ा और कुल मिलाकर के जो कंसेप्ट ऑफ मिडिवल पीरियड है, मुस्लिम पीरियड है, मुस्लिम काल, इस्लामिक काल, मध्यकाल की अवधारणा जो है, इसके बारे में पढ़ा। और इसमें हमने देखा कि
किस तरह से मुस्लिम हमारे देश में आए, अपने साम्राज्य की स्थापना की और किस तरह से जो प्राचीन शिक्षा पद्धति को कैसे आघात पहुंचाया गया, कैसे उनको लूटा गया और एक नई शिक्षा पद्धति जिसको हम लोग इस्लामी शिक्षा पद्धति कहते हैं उसकी कैसे स्थापना हुई। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और इस वीडियो पे आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जहां पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में बेल का आइकन, उस बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। उस आइकन को प्रेस करने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियो जाएंगे उसकी नोटिफिकेशन की सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।